आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। ऐसे लगता जैसे एक बहुत बड़ा तूफान मेरे घर की तरफ मुंह किए तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं इसी सोच में थी कि मेरे कानों में आवाज पड़ी, कहाँ है तुम्हारी बेटी? कहाँ छुपा रखा है तुमने उसे? वो चीखता चिल्लाता घर के अंदर दाखिल हो रहा था। आज तो मैं उसका काम तमाम करके रहूंगा। उससे भरी निगाहों से उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, जल्दी से अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में थमा दो, वरना तुम बड़े अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का क्या हश्र करूंगा। धमकी अमेज लहजे में शाकिर ने मुझे धक्का देते हुए कहा। शाकिर का गुस्सा देखते हुए मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मैंने अपनी बेटी को अपने शौहर की नजरों से खुद ही उजल कर रखा था। अब मैं खौफ के मारे खुद ही उसे तलाश करने लगी। मेरी जवान बेटी डरी सहमी किसी कोने में छुपी बैठी थी। कमरे का दरवाजा जोरदार झटके से खोलते हुए शाकिर ने कहा, जल्दी से अपनी जवान बेटी को मेरे सामने पेश करो। हर रोज की तरह आज भी वो शराब पीकर घर लौटा था। मैं ये सोचती घबरा रही थी कि आज न जाने वो घर में कौन सा तूफान बर्पा करेगा। वो इस हालत में अपने होश खो बैठता था। मेरी बच्ची के साथ साथ मुझे भी उसका सामना करते हुए घबराहट महसूस होने लगती। मैं जानती थी कि इस हालत में वो मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आएगा, क्योंकि ज्यादातर तो वो शराब पी कर आता तो मार कुटाई और गालम गलूज के अलावा उसे कोई आम काम नजर ही नहीं आता। शाकिर की धमकियां सुनते हुए मैंने हिम्मत करके शाकिर के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे की तरफ धकेला। आज फिर तुम्हारे सर पर भूत सवार हो गया है? कितनी दफा कहा है शराब के नशे में घर मत आया करो। मेरी जवान बेटी है, तुम्हें इस हालत में देखकर वो खौफजदा हो जाती है। मेरी बात सुनते ही शाकिर ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहा, मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझे ललकार रही हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर ये हिम्मत किसकी वजह से है। आज मैं तुमसे तुम्हारी वो वजह भी छीन लूंगा। फिर देखता हूँ कि तुम मेरे साथ जुबान कैसे चलाती हो। शाकिर का गुस्सा देखते हुए मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद करना चाहा, मगर नशे की हालत में भी वो इस कदर ताकत रखता था कि टांग के एक झटके से उसने दरवाज़ा मेरे मुंह पर दे मारा। मैं ये झटका बर्दाश्त नहीं कर पाई और दूर जा गिरी। इससे पहले कि मैं उठकर अपनी बेटी की ढाल बन सकती, शाकिर तेज कदमों से मासूमा को ढूंढते हुए स्टोर रूम की तरफ जाने लगा। शायद उसे मालूम हो गया था कि मासूमा स्टोर रूम में ही कहीं छुपी बैठी है। मैं गिरती संभलती स्टोर रूम की तरफ भागी। इससे पहले कि शाकिर के गंदे हाथ मेरी बेटी तक पहुंचते, मैंने चीखते हुए पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। मेरी चीखों पुकार सुनते हुए कुछ ही देर में मोहल्ले के काफी लोग घर में जमा हो गए थे, जिन्हें देखते हुए शाकिर बुरी तरह से घबरा गया। जैसे मोहल्ले के लोग शाकिर को पकड़ने लगे तो वो दीवार फलांग कर भाग निकला। मैं अपनी बच्ची को अपनी आगोश में लेते हुए ज़ारो कतार रोने लगी। मैं उसके सर पर शफकत भरा हाथ फेरते हुए मुझसे ये कह रही थी कि रो मत मेरी बच्ची, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तुम पर आँच तक नहीं आने देगी। तभी साथ वाली हमसाई बाजी सकीना ने मुझे कहा, अरे बहन, आखिर कब तक तुम इस मासूमा की ढाल बनी रहोगी? कब तक तुम अपनी बच्ची को उस कमबख्त आदमी से बचाती रहोगी? बहन, वो तुम्हारी बच्ची पर घात लगाए बैठा है, उसके बारे में तुम जितनी जल्दी संजीदा होकर सोच लो उतना ही अच्छा है। मेरा कहा मानो तो मासूमा की शादी कर दो, कोई रिश्ता तलाश करो और अपनी बच्ची के हाथ पीले करके उसे बाइज्जत यहाँ से रुखसत कर दो। बाजी सकीना मासूमा को अपने साथ लगाते हुए मुझसे ये मशवरा देने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी मासूमा के लिए रिश्ता कहाँ से तलाश करूँ? और फिर तुम तो जानती हो बहन कि मेरे हालात ऐसे नहीं है। मैंने तो मासूमा के लिए जो सामान बना रखा था, उसका सौतेला बाप तो नशे और जुए में वो सब कुछ भी बेच चुका है। मेरे पास तो अब फूटी कौड़ी भी नहीं है कि मैं अपनी बच्ची को तो कपड़ों में ही बाइज्जत रुखसत कर दूँ। मैंने रोते हुए बाजी सकीना से अपना हाल बयान किया। ये सब तो तुम्हें उस शराबी से शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम एक बेटी की माँ थी, उस वक्त मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि ये आदमी तुम्हारे काबिल नहीं है। अगर शादी करनी है तो किसी ऐसे इंसान से करो जो तुम्हारा बोझ उठा सके। मैंने कहा था कि शाकिर जैसा इंसान तो खुद का बोझ नहीं उठा सकता, तो वो तुम्हारा या तुम्हारी बेटी का क्या साथ देगा? अरे नासरा, तब तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हें अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए था। क्या तुम नहीं जानती कि शाकिर शराबी और जवाड़ी है? ये सब जानते हुए भी तुमने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अब उसकी सजा तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी भी भुगत रही है। सकीना तो बातों के ऐसे तेज चढ़ा रही थी जो मेरे दिल के साथ मेरी रूह को भी जख्मी किए जा रहे थे। मैं नजरें झुकाए उससे कहने लगी, बाखुदा मैं नहीं जानती थी कि शाकिर शराब पीता है। मैं तो गमों की मारी सिर्फ सर ढांपने के लिए एक छत की तलाश में थी, और उसी छत के लिए मैंने दर दर की ठोकरें खाई थी। मेरा इस दुनिया में कौन था? सबने तो मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया।
तभी शाकिर एक मसीहा बनकर मेरी जिंदगी में आया और उसने मेरी बच्ची को अपनाया। मेरा और मेरी बच्ची का सर ढांपने का वादा करते हुए मुझे अपने निकाह में ले लिया। मुझे क्या मालूम था कि शाकिर इस कदर मतलब परस्त इंसान है। वो अपने मफाद के लिए मेरी जवान बच्ची तक को कुर्बान कर देगा। और वैसे भी सकीना बहन जो होता है वो किस्मत का लिखा होता है। ये कहते हुए मैंने अपने आंसू साफ किए। सकीना और लोगों की तरह 4 बातें सुनाती अपने घर को चली गई। मैंने मासूमों को अपने सीने से लगाया, वो बाहर डर चुकी थी। रोज रोज के लड़ाई झगड़े ने मेरी मासूम बच्ची के चेहरे से मुस्कुराहट छीन रही थी। वो अपने सोतेले बाप के बारे में सोचती तो थर थर कांपने लगती। रो रो कर मेरे आगे हाथ जोड़ती और कहती कि अम्मा, खुदा के लिए ऐसे जालिम शख्स से अपनी जान छुड़वा लो, छोड़ दो इसे, हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ इसका साया भी ना हो। मैं मेहनत मजदूरी करते हुए आपका और अपना पेट पाल लूँगी, लेकिन इस इंसान से दूर हो जाने में हम दोनों की बेहतरी है। मैं शाकिर को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मैं जानती थी कि वो कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मेरे गायब होने की वजह से वो दुनिया छान मारेगा, लेकिन वो मुझे ढूंढ निकालेगा। ये सब सोचते हुए मुझे सकीना बहन की बात याद आने लगी। इन सब हालात का एक ही हर था कि मैं मासूमा की शादी कर देती। मैं मासूमा को तसल्ली देते हुए कहने लगी कि परेशान मत हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारा सोतेला बाप तुम्हारा बाल भी पंखा नहीं कर सकता। ये बात तो मुझे मालूम थी कि मोहल्ले वालों से डरते हुए शाकिर अब 2-4 दिन के लिए तो घर से दूर ही रहेगा। अब वो डरता हुआ घर की तरफ मुँह नहीं करेगा। मैं तसल्ली से दिन गुजारने लगी। रात हुई तो मैं बेफिक्र होकर अपनी बच्ची को साथ लिए सुकून की नींद सो गई, मगर मेरा दिल कुछ बेचैन सा था। करवटें बदलते बदलते न जाने कब मेरी आँख लग गई। मैं गहरी नींद सोई हुई थी जब मुझे मासूमा के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबराते हुए जैसे ही उठी तो शाकिर को अपनी आंखों के सामने देखकर हैरान रह गई। इससे पहले कि मैं शाकिर से अपनी बच्ची का हाथ छुड़वाती, शाकिर ने मुझे धक्का देते हुए मासूमों को अपने कंधे पर उठाया और उसे अपने घर से बाहर लेकर जाने लगा। कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी मासूमा को? मैंने चीखते हुए पूछा। तभी उसके एक दोस्त ने मुझे पकड़ते हुए कहा, आप कहाँ जा रही हो भाभी जान? आज शाकिर उस्ताद आपकी मासूमा की बोरी लगाकर न सिर्फ अपना कर्ज उतारेगा, बल्कि आज मुझे बहुत बड़ी पार्टी भी देगा। शाकिर के उस मवारी दोस्त की बात सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैंने खुद को छुड़ाते हुए आसमान की तरफ देखा और अपने रब की मदद मांगते हुए ज़ारों कतार रोने लगी। वो मेरी आंखों के सामने मेरी जवान बेटी को बेच रहा था। मेरी मासूमा के सर से चादर को छीनते हुए उस ऐश मर्दू के सामने उसे रुस्वा किया जा रहा था। एक माँ के लिए ये बहुत बड़ा दुख था। तो गम से निढाल रोते रोते मैं बेहोश होकर ज़मीन पर जा गिरी। कुछ ही देर बाद जब मेरी आंख खुली तो सामने का मंजर देखते हुए मैं सजदे में जा गिरी। मेरा नाम नासरा है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे अब्बा रिक्शा ड्राइवर थे और अम्मा घरेलू खातून थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली औलाद थी। अम्मा अब्बा ने मुझे हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ था। घर के हालात तो इतने अच्छे नहीं थे, आमदन ना होने के बराबर थी। अब्बा सारा दिन ढारी रात रिक्शा चलाते और 4 पैसे कमाते। रिक्शा अपना ना होने की वजह से अब्बा को खास पैसे नहीं बचते थे। रोज़ का रोज़ राशन लाने के बाद अब्बा की जेब खाली हो जाती। रोज़ की दिहाड़ी रिक्शे के मालिक को भी देनी होती। यही वजह थी कि अब्बा घर का गुजर बसर मुश्किल से ही कर पाते। लेकिन मेरी अम्मा बहुत अच्छी थी। अम्मा ने कभी भी अब्बा को किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं किया था। अम्मा अपने हालात में गुजारा करने वालों में से थी। अपने घर को देखते हुए अम्मा अपनी ज़रूरियात को पूरा करती। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो अम्मा सब्र कर जाती, मगर अब्बा को बिल्कुल परेशानी का सामना नहीं करने देती। यही वजह थी कि हमारे घर में आमदन होने के बावजूद भी सुकून होता। ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी। अम्मा अब्बा की शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने मुझसे उन्हें नवाजा था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरा रुझान पढ़ाई की तरफ होता चला गया। लेकिन हालात और वाक़यात को देखते हुए मुझे स्कूल में दाखिला नहीं दिलवाया गया। मैं पढ़ने की ज़िद करती तो अम्मा मुझे ये कहते हुए चुप करवा देती कि स्कूल हम जैसे लोगों के लिए नहीं बने, ये तो अमीर जादू की मिल्कियत है, यहाँ हमारा क्या काम। अम्मा जब मुझे इस तरह से बात सिखाती तो अब्बा अम्मा से नाराज़गी का इजहार करते हुए कभी न कभी कहते कि खुदा ताला हमारे हालात बदलेगा। तुम क्यों बच्ची को मायूसी वाली बातें सिखाती हो? क्यों से इस बात का एहसास दिलाती हो कि इसका बाप इस काबिल नहीं है कि इसे किसी सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दे। मैं अम्मा और अब्बा की बातें सुनती तो समझ जाती कि ये काम अच्छा नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू से ही ये बात सीखी थी कि जिस काम से लड़ाई या झगड़ा होता हो तो काम अच्छा नहीं होता। इस तरह ये सोच रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल से पढ़ाई की चाहत ही ख़त्म होती चली है। अम्मा की बहस हो जाया करती, इसलिए मुझे स्कूल लगने लगा कि
स्कूल जाने के बारे में जिक्र करना लड़ाई की जड़ है, इसलिए वो काम करना ही नहीं चाहिए जिससे लड़ाई झगड़े बने। सारा दिन घर में रहते हुए मैं बोर हो जाया करती। मैं बहुत छोटी सी थी, मेरा भी जी चाहता कि मैं खेलूं कूदूं, नई सहेलियां बनाऊं, उनके साथ अपना हर दिन गुजारूं, जैसे मेरे घर के सामने वाले घर में हुआ करता था। मेरे घर के बिल्कुल सामने सकीना नामी एक बाजी रहा करती थी। सकीना उम्र में तो मुझसे कुछ बड़ी थी और मैं उसे सकीना बाजी कह कर बुलाया करती थी। बाजी सकीना के घर उनकी सहेलियों का आना जाना लगा रहता। मैं दरवाजे पर खड़ी उनके घर की तरफ देखती रहती। मेरा भी जी चाहता कि काश मेरी भी इस तरह सहेलियाँ होती, मैं भी उनके साथ वक्त गुजारती और खेलती कूदती। मैं जब भी अम्मा से कहती कि मुझे सकीना के घर खेलने की इजाज़त दे दे, तो अम्मा ये कहकर खामोश करवा देती कि वो तुमसे उम्र में बड़ी है और अपनी सी बड़े उम्र की लड़कियों के साथ तुम्हारा क्या जोड़। मुझे किसी के साथ भी खेलने की इजाज़त नहीं मिलती थी, ना ही मेरी ज़िंदगी में कोई और एक्टिविटी थी जिसमें मैं दिल लगाकर खुद को मसरूफ़ कर लिया करती। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और मैं बड़ी होती गई। अब्बा की सेहत अब कुछ ख़राब रहने लगी थी। अब्बा से अब ज़्यादा रिक्शा नहीं चलाया जाता था। अब्बा बहुत जल्द थक जाया करते। अब्बा अक्सर सीने में दर्द की शिकायत किया करते थे। अम्मा के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि अब्बा का कहीं से इलाज करवा लेती। अंदर ही अंदर अब्बा ने न जाने खुद को क्या बीमारी लगा रखी थी जो वक्त के साथ बढ़ती चली गई। अब्बा के सीने में दर्द रहता और खांसी की शिकायत रहती। अब्बा की खांसी जब छुटती तो इस कदर खतरनाक किस्म की खांसी होती कि अब्बा को कई कई घंटे सुकून नहीं मिलता था। ऐसा लगता कि सांस कहीं अलग में ये टक्कर रह गया है। मैं अब्बा की ऐसी हालत देखते हुए बहुत परेशान होती और अम्मा से कहती, क्या हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि अब्बा को किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा सके। अम्मा कहती कि हमारा वाहिद कमाने का जरिया तो तुम्हारा बाप है। जब तुम्हारा बाप ही बिस्तर पर है तो फिर रुपया पैसा कहाँ से आएगा। तभी मैंने सोचा कि अब मैं कोई काम धंधा करके घर को चलाऊंगी और अब्बा का इलाज भी करवाऊंगी। मैंने जब काम करने के लिए अब्बा की इजाज़त लेना चाही तो अब्बा ने मुझे काम से मना करते हुए कहा, जब तक मेरी सांस में सांस है मैं तुम्हें या तुम्हारी माँ को मेहनत मशक्क़त वाला काम नहीं करने दूंगा। मैं खुद कमाऊंगा और घर को चलाने की कोशिश करूंगा। मेरे मरने के बाद तुम माँ बेटी जो चाहे काम करना, लेकिन मेरे जीते जी मैं अपनी इज्जत को ऐसे दर दर ठोकरे खाते नहीं देख सकता। अब्बा ज़ारों के तार रोने लगे। मैंने अब्बा से कहा कि आपकी तबीयत ख़राब होने की वजह से ही तो मैंने ये बात की है। जब आप ठीक थे तो आप कमा कर लाते थे और हम खाते थे। अब आपकी तबीयत नहीं ठीक तो अगर मैं आपका साथ दे दूंगी तो इसमें क्या बुराई है। लाख मनाने पर भी अब्बा मेरी बात न माने। अब्बा दिन रात रिक्शा चलाने में लगे रहते। तबीयत खराब होने के बावजूद भी अब्बा ने रिक्शा चलाना नहीं छोड़ा। इस दौरान अब्बा को उनका करीबी दोस्त मिला। उसने अपने बेटे के लिए रिश्ते की बात की। अब्बा ने झट से उसके रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब्बा आज बहुत खुश थे। अब्बा के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। तभी अब्बा ने अम्मा से कहा, अरे सुनती हो बेगम, आज मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ वक्त हो तो मेरे पास आकर बैठो। अम्मा जो आटा गूंद रही थी अब्बा से कहने लगी कि मैं आटा गूंद रही हूँ, खाने को देर हो रही है, अभी कुछ देर में आकर आपकी बात सुनती हूँ। तभी अब्बा ने अम्मा से कहा कि नहीं नहीं बेगम, जो बात मैं तुमसे करना चाहता हूँ तो खाने से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए सब काम छोड़कर पहले मेरी बात सुनो। अम्मा ताज्जुब से अब्बा की तरफ देखते हुए कहने लगी, आप बिना जैसे जैसे उम्र ढलती जा रही है वैसे वैसे ज़िद्दी होते जा रहे। अम्मा आटे से भरे हाथ लिए अब्बा के करीब आ बैठी और कहने लगी, हाँ जी हुक्म करें, आपको मुझसे क्या बात करनी है। अब्बा ने मुस्कुराते हुए एक नज़र मुझ पर डाली और अम्मा से कहने लगे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारी नासरा अब जवान हो गई है। अम्मा ने मेरी तरफ गौर करते हुए कहा, हाँ बड़ी तो हो गई है। क्यों, आपको आज ये बात कैसे याद आ गई। अब्बा ने अम्मा से बात करते हुए कहा, अरे मेरा वो जो दोस्त है ना रिक्शे वाला जिसका मैं रिक्शा चलाता हूँ। अम्मा कहने लगी, हाँ आगे भी तो बोले, एक ही बात को रटे जा रहे। अब्बा ने कहा, अरे भाई उसका बेटा है जो शादी के लायक है और मेरा दोस्त अपने बेटे की शादी करना चाहता है। लड़का अकलौता है, अच्छा कमाता है, रिक्शे का कारोबार भी उनका अच्छा चलता है। 20-22 रिक्शे हैं जो उन्होंने रेंट पर दे रखे, सबसे दिहाड़ी लेता है। उन्होंने नासरा के लिए रिश्ते की ख्वाहिश जाहिर की है। अब मुझे तुम्हारी और नासरा की रजामंदी चाहिए। अपनी तरफ से तो मैंने हाँ कर दिया, लेकिन अगर तुम दोनों की रजामंदी हो तो हम कोई रस्म वगैरह कर ले। अम्मा अब्बा की बात सुनते हुए बेसाख्ता कहने लगी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। लड़का तो देखकर बाला है, खूबसूरत भी है, काम कारोबार भी इसका अच्छा है, ऊपर से अकलौता। हमारी नासरा भी अकलौती है, मेरी बेटी तो राज करेगी। नासरा के अब्बा, मैं तो आपसे कहूँगी कि आप देर किए बगैर उन लोगों को हाँ बोलते। अम्मा ने मेरी तरफ देखते हुए अब्बा से कहा। मैं शर्मा कर अपने कमरे की तरफ चली गई। अब्बा ने अम्मा से कहा कि एक दफ़ा नासरा से भी पूछ लो, उसकी मर्जी जान लो, क्योंकि बेटी से पूछ लेना ठीक होता है।
कहीं उसके दिल में किसी और का ख्याल तो नहीं, इसलिए उसकी रजामंदी ले लेना अच्छी बात है। अम्मा कहने लगी, कैसी बातें करते हैं नासरा के अब्बा, हमारी बेटी जिसने आज तक घर से कदम नहीं निकाला, उसके दिल में किसी और का ख्याल क्या होगा? उसने तो कभी ना कोई सहेली बनाई, ना किसी के घर आना जाना रखा, तो फिर इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अम्मा मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, हाँ भाई नासरा, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे अब्बा जो रिश्ता बता रहे हैं वो रिश्ता मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, सारी जिंदगी सुकून में गुजरेगी। जो मुसीबतें परेशानियां तुमने देखी हैं और तुम्हें आगे देखने को नहीं मिलेगी। खाता पीता खिलाना है, अच्छा खासा लड़का है। अम्मा इस कदर सालार की तारीफें कर रही थी कि मुझसे रहा नहीं गया। मैंने भी झट से अम्मा से कहा कि आपकी जो मर्जी वो ही मेरी मर्जी। आप अब्बा से कहें कि छोटी सी रस्म कर दे, बड़ी रस्म के लिए अब्बा के पास पैसे कहाँ से आएंगे? अम्मा मेरा मुंह तकती रह गई और कहने लगी, वाह भाई, तुम तो बड़ी चालाक निकली, मैंने तो मैं हाँ कर दी। मुस्कुराते हुए अम्मा ने मेरे सर पर प्यार दिया और कमरे से जाने लगी। मैं सालार के हाबू में खो गई। इसके बारे में सोचने लगी कि सालार कैसा दिखता होगा। सारा दिन इसी सोच में गुजर जाता कि मेरी शादी होगी, मेरा अपना घर बार होगा, बच्चे होंगे, जिंदगी में अलग मुकाम होगा। ये सोचते हुए मैं खुशी महसूस करती। मैं आने वाली जिंदगी के बारे में सोचती तो दिल की गहराइयों से अपने लिए दुआ करती कि जो परेशानी और तकलीफें मैंने अब्बा के घर में देखी है, ऐसी किसी भी तकलीफ और परेशानी का सामना मुझे शोहर के घर न करना पड़े। मैं अपनी आंखों में सजाए ख्वाब लिए दिन रात गुजारने लगी। आखिर वो दिन आ गया जब अब्बा ने सादगी से मेरा निकाह सालार के साथ करवाते मुझे घर से रुखसत कर दिया। सालार वाकई में नेक दिल इंसान था। अब मैं एक बीवी बन चुकी थी और सालार की मोहब्बत की वाहिद हकदार भी। सालार ने दुनिया जहान की हर खुशी लाकर मेरे कदमों में रख दी। मैं अपने माँ बाप के घर गुजारी जिंदगी को भूल चुकी थी। अब मुझे सालार के साथ रहना, उससे बातें करना, वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता। शादी के पहले साल अल्लाह ने मुझे खूबसूरत औलाद की खुशी से भी नवाज दिया। मैंने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। सालार बेटी की खुशखबरी सुनकर बहुत खुश थे। मेरी बेटी पैदा होते ही खूबसूरत होने के साथ मासूम भी थी, इसलिए सालार ने उसका नाम मासूमा रखा। मासूमा की पैदाइश के एक माह बाद सालार के अब्बा का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सालार के घर में सालार के अलावा उसके अब्बा ही होते थे। अम्मा की वफात सालार की पैदाइश पर ही हो गई थी। सालार बुरी तरह से टूट चुके थे। अपने बाप की जुदाई सालार से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सालार अपने बाप से बहुत अटैच थे। अपने अब्बा के जाने का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अक्सर सालार मेरे पास बैठते और अब्बा की बातें करते तो फूट फूट कर रोते और कहते, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अब्बा अचानक कैसे तनहा छोड़कर चले जाएंगे। मैं सालार को समझाती कि एक दिन सभी को चले जाना है, इसे जाने वाले के साथ हम नहीं जा सकते, इसलिए आप खुद की तबीयत खराब मत करें। आपके पीछे मैं और मासूमा भी हैं। मेरा ना सही अपनी मासूम सी बेटी का ही ख्याल कर ले और खुद की तबीयत ठीक कर ले। सालार ने अपने अब्बा के जाने का गम दिलो दिमाग पर सवार कर रखा था। वो ना तो कुछ खाते पीते और ना ही अपने कारोबार पर ध्यान देते। देखते देखते सालार का काम कारोबार तबाह बर्बाद हो गया। सालार का कज़न जो कि सालार के कारोबार पर नज़र जमाए बैठा था, उसने अंदर अंदर दीमक की तरह सारा कारोबार खा लिया। जब तक सालार को इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें अपने कारोबार पर ध्यान देना चाहिए, तब तक सालार का कारोबार सालार के हाथ से निकल चुका था और सालार अर्श से फर्श पर आ गिरे थे। एक गम तो अभी ख़त्म नहीं हुआ था, ऊपर से ये दूसरा धचका सालार बर्दाश्त नहीं कर पाए। सालार ने अपना कारोबार बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ बचा ना पाए। ये सदमा सालार से बर्दाश्त नहीं हो पाया और इसी गम ने सालार की जान लेते ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। आखिर मेरा हंसता बसता घर उजड़ कर रह गया। बच्ची के सर से उसके बाप का साया उठ गया। मैं सहागुन उजड़ कर वापस अपने अब्बा के घर आ गई, क्योंकि सालार के जालिम कज़न ने मेरे शोहर के घर से मुझे धक्के देकर निकाल दिया। मेरे पास अपने अब्बा के घर वापस जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अपनी आबाद बेटी को उजड़ा देखकर मेरे अब्बा भी उसी गम के साथ चढ़ बसे। मैं अपनी बच्ची के साथ अम्मा पर बोझ बन गई। अम्मा की इद्दत पूरी होने के बाद अम्मा ने काम करने का फैसला किया। अम्मा ने पास ही एक घर का काम पकड़ लिया। अम्मा की मालकिन अम्मा की मदद कर दिया करती। घर के गुजर बसर के साथ वो मेरा और मेरी मासूमा का भी बहुत ख्याल रखा करती। किस्मत के फैसले मानकर मैं जिंदगी गुजारने लगी। अम्मा मेहनत करती और हम तीनों 2 वक्त की रोटी खा पाते। मोहल्ले की बाजी सकीना का हमारे घर आना जाना शुरू हो गया। वो भी हम लोगों से बहुत अच्छा सलूक करती। मासूमा के साथ बहुत प्यार करती। अब्बा का घर किराए का था। मालिक मकान को जब से इल्म हुआ कि मेरे शोहर अब इस दुनिया में नहीं रहा और मेरे पास एक बच्ची की जिम्मेदारी है, तो अम्मा से कहने लगा, बहन सुना है नाज़िर तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास वापस आ गई है।
अम्मा ने हैरानगी का इजहार करते हुए मालिक मकान से कहा, अरे भाई, उसे तो उजड़ कर आए हुए 2 साल हो गए हैं। उसी का गम तो नासरा के अब्बा को खा गया। अम्मा उसे मेरी दुख भरी कहानी सुनाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। तभी शाकिर अम्मा से हमदर्दी जताते हुए चला गया। उसने अम्मा से किराया भी नहीं लिया। कुछ दिन गुजरे तो शाकिर अपने हाथ में फूलों के शॉपर लिए दरवाजे पर आया। अम्मा ने दरवाजा खोला तो अम्मा कहने लगी, अरे भाई, काहे को इतना तकल्लुफ करते हो? अम्मा शाकिर को जितना मना करती, शाकिर उतना ही अम्मा के साथ हमदर्दी का मामला रखता। बाजी सकीना कई दिन से ये सब होता देख रही थी। एक दिन अम्मा के पास आई और कहने लगी, खाला, आजकल शाकिर बड़ा फिदा हुआ फिरता है। अम्मा ने सकीना की बात सुनी तो गहरी सोच में पड़ गई और कहने लगी, मुझे भी लगता है कि शाकिर किसी बड़े मिशन पर है। बाजी सकीना की बातें सुनने के बाद अम्मा हर वक्त सोच में डूबी रहती। न जाने अम्मा को बाजी सकीना ने ऐसा क्या कह दिया था जो अम्मा हर वक्त शाकिर के बारे में सोचती रहती। एक दिन शाकिर घर का किराया लेने के लिए आया। अम्मा से किराया न देते हुए तकरीबन 7 माह होने को थे। अम्मा और मैं इस तसल्ली में आ गए थे कि शायद उसे हम पर रहम आ गया हो और उसने हमसे किराया न देने का फैसला किया हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मुझे दरवाज़ा खोलने की इजाज़त नहीं थी। अम्मा की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। अम्मा को हल्का हल्का बुखार महसूस हो रहा था। अम्मा बेचारी के लिए अपना गर्म बिस्तर छोड़कर बाहर जाना किसी अजाब से कम नहीं था, मगर दरवाजे पर देखना भी बेहद ज़रूरी था। इसलिए अम्मा ने हिम्मत करते हुए बिस्तर छोड़ा और दरवाजे पर जाकर खड़ी हुई। अम्मा ने बिना पूछे ही दरवाज़ा खोल दिया। सामने देखा तो शाकिर खड़ा था। अम्मा उसे देखकर एकदम से घबरा गई और कहने लगी, अरे तुम हो शाकिर? शाकिर मुस्कुराने लगा और अम्मा से कहने लगा, अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं 2 मिनट आपके पास अंदर बैठकर कुछ बात करना चाहता हूँ। अम्मा उसके एहसानों तले दबी थी। अम्मा ने आने की इजाज़त दे दी। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। मैं कमरे की दहलीज पर खड़ी थी। जैसे ही उसने मुझे टिकटकी बांधते देखा तो मैं घबरा कर कमरे के अंदर चली गई। बहन, 7 माह गई मैंने आपसे घर का किराया नहीं लिया, न ही आपने खुद देने की जहमत महसूस की। अब ऐसा है कि 7 माह का किराया तो मुझे चाहिए। अम्मा सुनकर परेशान हो गई। अम्मा ने उससे कहा, देखो शाकिर, मैं तो समझी थी कि शायद तुम्हें हम पर तरस आ गया और तुमने इसलिए किराया नहीं लिया। अब एक साथ तो मैं 7 महीने का किराया नहीं दे सकती। हाँ, ये वादा करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके तुम्हारा सारा किराया उतार दूंगी। अम्मा की आंखों में परेशानी के आंसू थे। शाकिर मुस्कुराने लगा और अम्मा से कहने लगा, अरे बहन, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं तुमसे अभी किराया लेने की नीयत से नहीं आया। मैं तो तुम्हें अपने दिल का हाल अहवाल बताने आया हूँ। अम्मा ने आंसू साफ करते हुए शाकिर से कहा, कैसा हाल अहवाल? तभी शाकिर ने कहा, देखो बहन, घुमा फिरा कर बात करने की मेरी आदत नहीं है। अगर मेरी बात समझ में आए तो हामी भर लेना। अगर कहीं पर तुम्हें मेरी बात समझ ना आए तो मुझे साफ मना कर देना। मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा। अब अम्मा और परेशान हो गई। अम्मा शाकिर से कहने लगी, पहेलियाँ मत बुझवा, मुझे बताओ आखिर क्या मामला है। तभी शाकिर अम्मा से कहने लगा, देखो बहन, मेरी शादी को 7 साल गुजर गए, बीवी वफात पा गई है, औलाद मेरे पास कोई है नहीं। मैं तुम्हारे नासरा से निकाह करने का ख्वाहिशमंद हूँ। तुम्हारी नासरा के साथ बच्ची है और बच्ची के साथ उसे कौन कबूल करेगा? सारी जिंदगी तो तुम उसका सहारा बने बैठी नहीं रहोगी। तुम्हारी आंखें बंद हो गई तो इस बेचारी का कौन सहारा है? तुम इसे दुनिया के रहम और करम पर छोड़कर तो नहीं जा सकती ना। वो बड़ी खुश उसलूबी के साथ अम्मा को आईने में उतार रहा था। उसकी बात तुम्हें इस कदर मिठास थी कि अम्मा, क्या मैं भी उसकी बात तुम्हें आने लगी? अम्मा ने उसे कुछ वक्त सोचने के लिए मांगा। मैंने भी इस बात पर गौर व फिक्र करना शुरू किया, क्योंकि अगर मैं शाकिर से निकाह कर लेती तो एक तो मुझे ये घर मुफ्त में रहने को मिल जाता, उसका किराया देने की परेशानी नहीं होती, और दूसरे की बात हकीकत थी कि अगर खुदा न खास्ता अम्मा को कुछ हो जाता तो मेरा और मासूमा का इस दुनिया में कौन था? रिश्तेदार तो वो थे जो अम्मा और अब्बा की ज़िंदगी में ही हमें छोड़ चुके थे। कभी पलट कर किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि हम लोग किन हालात से ज़िंदगी गुजार रहे। तो फिर अम्मा के गुजर जाने के बाद मुझे कौन पूछता? ये सोचते हुए मैंने और अम्मा ने यही फैसला किया कि शाकिर के साथ मेरा निकाह कर दिया जाए। मासूमा को बाप मिल जाएगा और मुझे शोहर के साथ रहने को छत मिल जाएगी। ये बात आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। किसी और ने तो हमारे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने की ज़रूरत महसूस नहीं की, लेकिन जब सकीना बाजी को पता चला तो ना जाने उन्हें शाकिर से ऐसी क्या दुश्मनी थी जो बाजी सकीना मुझसे इस रिश्ते के लिए अम्मा को मना कर रही थी। बाजी सकीना ने मुझे भी अलग से समझाने की कोशिश की कि शाकिर अच्छा इंसान नहीं है, शराबी है, जवारी है। कहाँ उसके चुंगल में फंस रही हो? तुम्हारी बेटी आगे जवान हो रही है, कहीं ऐसा हो कि वो शाकिर की बेहिस्सी का नवाला बनकर रह जाए। वैसे तो मुझ पर किसी की बातें कुछ असर नहीं करती थी,
लेकिन जहाँ पर बाजी सकीना मासूमा की बात आती तो मेरा दिल दहल कर रह जाता। मैं खुद पर तो हर परेशानी और मुसीबत छेड़ सकती थी, लेकिन मेरी मासूम सी बच्ची के साथ अगर कुछ बुरा होता तो ये बात मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं हो पाती। मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी कि अब मेरा फैसला क्या होना चाहिए। कि इसी दौरान जिंदगी ने मुझे एक और जोरदार धक्का दिया। जिंदगी को भी न जाने मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी थी जो मैं हमेशा ही उसके इम्तिहानों का शिकार होती। चंद सालों में मैंने उसे बहुत मोहब्बत भरे रिश्तों को खोया। आज आकर मेरे पास एक ही मुखलिस रिश्ता बचा था और वो था मेरी माँ का। किस्मत ने उससे भी मुझसे छीन लिया। अम्मा हल्के से बुखार की शिकायत करते न जाने कौन सी बीमारी को अपने सीने से लगाई इस दुनिया से रुखसत हो गई। मेरे ऊपर एक दफ़ा फिर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। मैं अपनी बच्ची को सीने से लगाए अपनी माँ के चले जाने के गम में निढार थी। अब मेरा कोई सहारा नहीं था। अगर मैं अपनी ज़िंदगी का कोई बेहतर फैसला ना करती तो मुझसे ये छत भी छीन ली जाती। अम्मा की वफ़ात के बाद शाकिर कई दफ़ा मेरे घर आया। वो आता तो तरह तरह का सामान साथ लेकर आता। कभी फल, कभी खाने पीने का कुछ और सामान उसके हाथ में होता। वो घर के अंदर तना था, लेकिन घर के बाहर से मुझे शौहर पकड़ा कर चला जाता। वो मेरे जवाब का मुंतज़िर था। मैंने उससे कुछ वक्त सोचने के लिए मांग रखा था। उसकी इतनी इनायत मुझे दिन ब दिन फैसला करने पर मजबूर कर रही थी। दूसरी तरफ बाजी सकीना मुसलसल उस रिश्ते के लिए इनकार किए जा रही थी। मुझे बार बार एक ही बात समझाती कि आदमी बहुत मतलब परस्त है, इससे किसी बात की बात नहीं है, वक्त आने पर तुम्हें ढस लेगा। मुझे सकीना बाजी की बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। बातें करने का तो पूरा मोहल्ला ही बातें करता, लेकिन खाने को कोई नहीं देता। मैं क्यों कर उनकी बात तुम्हें आती, क्यों कर उनके फैसलों को मानकर अपनी ज़िंदगी को मुश्किलात में डालती। यही सोचते हुए मैंने शाकिर से शादी का फैसला किया। शाकिर की नेकी ने मेरा दिल जीत लिया। मुझे शाकिर अच्छा लगने लगा। शाकिर से निकाह के बाद मेरी ज़िंदगी ने एक दफ़ा फिर से रंग बदला। मैं एक दफ़ा फिर से सुहागन होकर ज़िंदगी गुजारने लगी। शाकिर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। हर वक्त मुझे इस बात का एहसास दिलाता कि मेरे बगैर उसकी ज़िंदगी नामुकम्मल थी। कई दफ़ा वो बात करता हुआ रो पड़ता कि खाने के लिए कुछ नहीं होता था तो मैं बिल्कुल छड़ा छांट था। ना धुला कपड़ा, न खाने पीने को कुछ मैसर आता। सारा दिन दोस्तों यारों के साथ ऐसे ही फिर फिर कर बाहर का खाना खाकर ज़िंदगी गुजार रहा था। तुम्हारे साथ घर बसाने से मुझे इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो गया कि घर का सुकून किसे कहते हैं। अब मुझे धुले धुलाए कपड़े तैयार मिलते हैं, खाना वक्त पर मिल जाता है। मैं तुम्हारी इस नेकी को कभी भुला नहीं सकता। शुरू में शाकिर की बातें मेरा दिल मोह लेती। उसकी मोहब्बत साफ दिखाई देती। वो मासूमा से भी बेहद मोहब्बत करता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता। मगर शाकिर हमेशा एक बात करता जिसका मतलब मुझे कभी समझ नहीं आया। मासूमा को देखते हुए वो हमेशा कहता, अरे नासरा बेगम, मैंने कमेटी डाल रखी है, अभी उसे निकलने में बहुत वक्त बाकी है। मगर देखना, जिस दिन मेरी वो कमेटी खुल गई उस दिन वारे न्यारे हो जाएंगे। मेरे साथ साथ तुम भी ऐश वशरत की ज़िंदगी गुजारोगी। मैं मुस्कुरा कर शाकिर की बात पर उम्मीदी कर ठप्पा लगा देती कि मैं नहीं जानती थी कि शाकिर किस नीयत से और किसके लिए बात कर रहा है। वक्त गुजरता गया। मासूमा जवान होती चली गई। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी। मोटी मोटी आंखें, काले लंबे घने बाल उसकी खूबसूरती में नुमाया इजाफा करते। उसका चमचम करता सफ़ेद रंग हर दिल पर असरअंदाज हो जाता। मासूमा की खूबसूरती को देखते हुए मुझे सालार याद आ जाते। मासूमा हूबहू अपने बाप की डेटो कापी थी। मैं अक्सर इस सालार को याद करके रो पड़ती, फिर अपने रब से माफ़ी मांगती कि अब सालार को याद करके रोना ठीक नहीं है। अब मैं शाकिर की निगाह में हूँ, इसलिए मेरा सब कुछ शाकिर है। शाकिर ने शुरू से ही मेरे साथ दोस्ताना माहौल रखा। कुछ वक्त गुजरा तो मुझे शाकिर का रवैया अजीब महसूस होने लगा। शाकिर जब घर आता तो एक मखसूस सी बदबू पूरे घर में फैल जाती। अब मुझे शक होने लगा कि शाकिर कोई नशावर चीज़ का इस्तेमाल करता है, क्योंकि जब वो इस हालत में घर आता है तो आपे से बाहर हो जाता था। गाली गलौज करना, मारना पीटना एक आम सी बात हो गई थी। सुबह होते ही वो मेरे पाँव में गिरकर मुझसे माफ़ी मांग लेता। मैं बेचारी क्या करती, उसका रात का दिया गया हर दुख मिनटों में भुला देती, फिर से अपना घर बसाने की कोशिश में लग जाती। जिंदगी के कुछ सफ़े मैंने ऐसे ही सब्र के साथ पार किए। पहले तो ये काम कभी कभार होता कि शाकिर शराब पीकर घर आता और मुझे खूब मारता पीटता। जब मार कर थक हार कर गिर जाता तभी उसका हाथ रुकता, वरना तो वो मुझे मुसलसल पीटता रहता। ना पाया तुम्हारी लाडली बेटी, उससे तो सो हुए खाने पीने के अलावा कोई काम नहीं होता। बुला उसे, मैं देखना चाहता हूँ कि कमेटी खुलने में कितना वक्त है। शाकिर ने बहुत ही गुस्से भरे लहजे में मुझसे ये बात की। मैं हैरान परेशान उसका मुंह देख रही थी। तभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि उसके अल्फाजों पर गौर किया कि ये क्या बोल रहा है। मैंने हैरानगी का इजहार करते हुए शाकिर की तरफ देखा और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा?
मासूमा के साथ तुम्हारा बाप बेटी का रिश्ता है और तुम अपनी बेटी के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हो? बस मेरा इतना ही कहना था कि शाकिर ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मासूमा तो पहले शाकिर की हरकतों की वजह से बहुत खौफजदा थी। अब जब भी अपने सौतेले बाप को खड़ा था देखती तो छुपने के लिए जगह ढूंढती फिरती। वो अक्सर स्टोर रूम में जाकर छुप जाया करती। जब उसका सौतेला बाप नशे की हालत में बेहोश होकर गिर जाता तब मासूमा स्टोर रूम से बाहर निकला करती। आज भी शाकिर पी कर आया हुआ था। उसकी बातें अजीबोगरीब से थी। मैंने उसको पीछे धकेलते हुए कहा, देखो मियाँ, होश करो, तुम्हारी ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया कि घर में जवान बेटी है, इस हालत में घर मत आया करो। शाकिर ने खूब अच्छे से मुझ पर हाथ साफ करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे ऐसे रवैये से डर जाऊंगा? तुम्हारी बेटी को अच्छे से अच्छा खाना इसलिए नहीं खिलाता रहा कि मेरे किसी काम ना आ सके, बल्कि उसको खिलाकर इसलिए बड़ा किया कि वो मेरे हर एहसान का बदला अच्छे से चुका सके। इतना कहते हुए शाकिर पूरे घर में मासूमा को ढूंढने लगा। शाकिर का हाथ मासूमा के गिरबान तक पहुंच चुका था। ये देखते हुए मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। शाकिर इतना हुजूम देखते हुए खौफ के मारे दीवार फांग कर भाग निकला। अब मैं ये अच्छे से जानती थी कि वो कुछ दिन के लिए घर में नहीं आएगा। पहले भी कई दफ़ा ये मामला हो चुका था। जब शाकिर मुझे या मासूमा को तंग करने की कोशिश करता तो मैं चीख कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेती और वो खौफ के मारे घर से भाग निकलता और कई दिन घर वापस ना आता। जब बात ठंडी हो जाती तब मुंह उठाकर फिर से आ जाता। मैं तो सब्र शुक्र करके वक्त गुजार रही थी, लेकिन अब तो पानी सर से गुजर चुका था। अब उसके हाथ पूरी मेरी जवान बच्ची के गिरबान तक पहुंचे थे। मैं सर पकड़ कर रो रही थी। मोहल्ले वाले मुझे 4 बातें सुनाते हुए चले गए। सब कहने लगे, देखो नासरा, ये तो तुम्हारा रोज़ का ड्रामा बन गया है। अब तो रोज़ाना हमें एक नई ट्विस्ट देखने को मिलती है। ये कहते हुए सब लोग अपने घरों को जाने लगे। लेकिन बाजी सकीना, जो कि अब तक मेरे घर में मौजूद थी, वो मुझसे कहने लगी कि देखो, तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो। मैं तुम्हें कभी कोई गलत मशवरा नहीं दूंगी। मैं ज़ारों कतार रो रही थी और बाजी सकीना से कहने लगी, ऐसा क्या करूं कि सब मामला ठीक हो जाए। तभी बाजी सकीना ने कुछ तल्ख लहजे में मुझसे कहा, जब मैं तुम्हारी माँ तुम्हें समझाती थी कि शाकिर अच्छा इंसान नहीं है, उसे शादी मत करो, तब तुम दोनों को मेरी बात समझ नहीं आती थी। अब भुगतो। शाकिर ने जो कमेटी डाली है वो खोले बगैर तो वो सुख का सांस नहीं लेगा। बाजी सकीना की बात सुनते हुए मेरा दिल फट कर रह गया। मैंने फौरन से बाजी सकीना के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ना बाजी, ऐसी बातें मत करना। मैं अपनी मासूमा को कुछ नहीं होने दूंगी। मासूमा डरी सहमी मेरे सीने से लगी हुई थी। तभी बाजी सकीना ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बच्ची किसी के मुंह का नवाला ना बने, उसकी इज्जत को सरे बाजार ना बेचा जाए, तो मेरी मानो, अपनी बच्ची का कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर निकाह कर दो। ये अपने घर की हो जाएगी, शाकिर कुछ भी नहीं कर पाएगा। बाजी सकीना की बात में तो दम था, लेकिन ये सब कैसे मुमकिन था? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। जो कुछ सामान मैंने मासूमा के लिए बनाकर रखा था, शाकिर ने वो भी अपने जुए और नशे की लत में उजाड़ दिया। तभी बाजी सकीना मुझसे कहने लगी, मर्जी तो तुमने अपनी ही करनी है। मैं तो तुम्हें मशवरा दे सकती हूँ। मेरी बहन का बेटा है, टांग से हल्का सा माजूर है, लेकिन अच्छा कमाता है, खाता पीता घराना है। सबसे बड़ी बात कि देखा भाला लड़का है, बहुत नेक और शरीफ। पूरा मोहल्ला उसकी तारीफ करता नहीं थकता। मेरी बात मानो तो तुम अपनी मासूमा का निकाह मेरे भांजे से करवा दो। अपने घर की हो जाएगी तो शाकिर के शिकार होने से बच जाएगी। मेरी मासूमा बहुत खूबसूरत थी। अपनी खूबसूरत बेटी को मैं कैसे किसी अपाहिज या मजदूर के पल्ले बांध देती, ये सोचते हुए मैंने एक ठंडी आह से भरी। आगे देखती तो खाई, पीछे देखती तो कुआं। दोनों तरफ से मेरी बेटी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता। इससे पहले ही कि मैं किसी फैसले में पहुंचती, सुबह से रात हो गई और रात की तारीकी में न जाने शाकिर कहाँ से आन टपका और मेरी मासूमा गहरी नींद सोई पड़ी थी जब मेरे कानों में मासूमा की चीखों की आवाज़ पड़ी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। शाकिर मेरी बेटी को अपने कंधों पर डाले घर से बाहर निकल रहा था। मैंने उसका गिरेबान पकड़ते हुए कहा, कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरी बच्ची को छोड़ दो मेरी बच्ची को, मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। शाकिर, मैंने कहा है मेरी मासूमा को छोड़ दो। इससे पहले कि मैं उससे अपनी बच्ची का वजूद छुड़वा पाती, उसके साथ एक दोस्त ने मुझे अपनी तरफ खींचते हुए मजबूती से थाम लिया और सनसनीखेज मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए हुए मुझसे कहने लगा, परेशान क्यों होती हो भाभी जान? मैं बताता हूँ कि उस्ताद तुम्हारी बेटी को कहाँ लेकर जा रहा है। उस्ताद तुम्हारी बेटी को बेचने के लिए लेकर जा रहा है। उस्ताद इस खूबसूरत नगीने को बेचकर अपना सारा नया और पुराना हिसाब क्लियर करेगा।
और उसके बाद वो मुझे उसका साथ देने के लिए एक बड़ी सी पार्टी देगा जिसमें शराब ही शराब होगी। उसकी बात सुनते हुए मैंने शाकिर से चिल्ला कर कहा, शाकिर छोड़ दे मेरी बच्ची को, अगर मेरी मासूमा को कुछ भी हुआ तो ये बात याद रखना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं उससे ललकार रही थी, जबकि मैं तो उसका बाल तक बांका नहीं कर सकती थी। मैं बेबस और लाचार माँ थी जो अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता देख रही थी। मासूमा के सर से दुपट्टा खींच लिया गया, उसे बीच चौराहे में नीलामी के लिए खड़ा कर दिया गया। मोहल्ले का कोई भी आदमी आगे बढ़कर मेरी बच्ची शाकिर के चुंगल से छुड़वा नहीं पा रहा था, क्योंकि शाकिर मोहल्ले के नामवर गुंडों के साथ आया था। उन गुंडों से पूरा मोहल्ला खौफजदा रहता। उन सब लोगों ने मिलकर मासूमा की बोली रुकाना शुरू कर दी। ये मंजर देखते हुए मुझ पर कपकपी तारी हो गई। मैं आसमान की तरफ देखते हुए हाथ उठाए परवरदिगार को पुकारने लगी। जैसे ही मैंने मदद के लिए दुआ की, मैं दुआ करते करते बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो सामने का मंजर देखते हुए मैं हैरान रह गई। तेज तूफान ने शाकिर और उसके साथियों को आ घेरा था। मिट्टी ने पूरे माहौल को आलूदा कर दिया था। किसी अनजानी ताकत ने बुरी तरह से शाकिर को अपने शिकंजे में ले रखा था। वो तकलीफ में चीख चिल्ला रहा था कि कोई मुझे बचाए, मुझे आज़ाद करवाए, लेकिन खौफ के मारे कोई भी उसके नज़दीक नहीं जा रहा था, क्योंकि किसी अनजानी सी ताकत ने उसे हवा में उल्टा लटका रखा था। हर बंदा उसे देखते हुए खौफज़दा हो रहा था। सब उससे दूर दूर भाग रहे थे। उसके साथी उसे छोड़कर भाग निकले थे। शाकिर को बहुत बुरी तरह से पीटा जा रहा था, लेकिन ये सब कुछ कौन कर रहा था दिखाई नहीं दे रहा था। शाकिर की तकलीफ भरी आवाज़ें सबका दिल दहला रही थी। हर तरफ एक खौफनाक सा मंजर दिखाई देने लगा था। तभी मासूमा दौड़ते हुए मेरे सीने से आ लगी और मुझसे कहने लगी कि अम्मा, आपकी दुआ रंग ले आई है। देखो अम्मा, आपने जिसे पुकारा था उसने हमारे लिए ऐसा मसीहा भेजा जो हमें इस मतलब परस्त इंसान के चुंगल से बचा लेगा। मैं ये सारा मंजर देखते हुए सख्ते में थी, समझ से बालातर था कि ये कौन सी ताकत है जो मेरा बदला शाकिर से ले रही थी। मेरी बेटी मेरे पास वापस आ चुकी थी। अचानक से खूबसूरत नौजवान सफ़ेद लिबास में मेरे करीब आ खड़ा हुआ। वो एक अजीबो गरीब किस्म की कशिश रखता था। मैं और मासूमा उसे देखते हुए खौफज़दा होने लगी। तभी उसने कहा, घबराओ मत, मैं एक जिनज़ादा हूँ और तुम्हारे बुलाने पर आया हूँ। मैं तुम दोनों का नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं एक नेक जिन्नात की फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। वो मासूमा की तरफ मुसलसल नशीली नज़रों से देख रहा था। तभी उसने मासूमा के करीब होते हुए सरगोशी में कहा, तुम्हारी खूबसूरती का आशिक हो गया हूँ, मुझे तुमसे इश्क हो गया है। मासूमा उसकी बात सुनते हुए खौफज़दा हो गई। मेरे पीछे चुपने लगी थी। वो मुस्कुराता हुआ 2 कदम पीछे हटा और मासूमा से कहने लगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। आज के बाद तुम्हारी हिफाजत मेरा जिम्मा है। इतना कहते वो जिनज़ादा हमारी आंखों से ओझल हो गया। फिर हालात ऐसे बदले कि हम खुद हैरान हो गए। घर में दौलत की रेल पेल हो गई। हर मुश्किल आसान होती दिखाई देने लगी और उस जिनज़ादे की वजह से हमारे घर में हमारे हालात बिल्कुल बदल कर रह गए थे। एक टूटा फूटा घर जो कि शाकिर का था, उसे छोड़कर हमने एक बहुत बड़ी कोठी खरीद ली थी। मैं और मेरी बेटी मासूमा उसी में रहने लगे थे। नौकर चाकर हर सहूलत घर में मैसर थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी पुकार पर रब्बे ताला मेरी ऐसी मदद फरमाएगा, मुझे ऐसा मसीहा अता करेगा। आज भी इज़न मेरा और मासूमा का बेहद ख्याल रखता है। मासूमा की इज़न के साथ काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई। इज़न की नेकियां देखते हुए मासूमा ने उससे निकाह का फैसला किया और मैंने हंसी खुशी अपनी बेटी की शादी उसी जिनज़ादे इज़न के साथ कर दी। आज हम एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें और साथ में बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच सके। अगर आपको ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ और खौफनाक कहानियाँ सुनने का शौक़ है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आपने लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। व्यूअर्स, हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।